डेफ़िनेटली यार, ये बात ऐसी है जो कि दिल को ठेस पहुँचाने वाली है, नुकसान पहुँचाने वाली है। तो शील्ड एक ऐसी फ़ैक्शन है जिसको पिछले कुछ सालों में सारे ही रेसलिंग फ़ैन्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर चाहे वो पुराने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो या फिर नए-नए डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉइन किए हो, शील्ड सबकी फ़ेवरेट रही है। लेकिन सेथ रॉलिन्स ने शील्ड के रियूनियन पर क्या कमेंट किया, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सेथ रॉलिन्स ने ये कहा कि देखो, हो सकता है आगे जाके ये बात मेरे पे ऐसे वैसे पड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शील्ड का दोबारा से रियूनियन होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर जब हम शील्ड के अंदर थे, हम तीनों को एक दूसरे तीसरे की ज़रूरत थी। लेकिन इस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता कि तीनों का साथ आने का कोई मतलब बनता है। फिर उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जैसे शील्ड पहले दिखा करती थी, अब जब अगर शील्ड रियूनाइट भी होगी तो वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो शील्ड ने ऐसे कहा, और उन्होंने कहा कि तुम्हें रियूनियन तो देखने को मिलेगा शील्ड का, लेकिन वो सिर्फ एक जगह पर होगा, और वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम के इंडक्शन में। यानी सेथ रॉलिन्स ने यहाँ पर जो सारी पॉसिबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग उसको एंड कर दिया कि कभी भी आपको शील्ड जो है दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेगी। ये कुछ सेथ रॉलिन्स का कहना था, जो कि शील्ड के खुद के मेंबर हैं। अब क्या हमको सेथ रॉलिन्स की बात के ऊपर सोचना चाहिए, तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक वो सही भी है, जो कि उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि एक टाइम पर शील्ड के तीनों ही मेंबर्स को एक दूसरे तीसरे की जरूरत थी। लेकिन अब वो तीनों ही सुपरस्टार अपने आप में इतने बड़े हो चुके हैं कि सेथ रॉलिन्स खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद हमको फिर से साथ में आने की जरूरत नहीं है, और जब आएंगे भी तो वो हॉल ऑफ फेम की इंडक्शन में होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे कुछ अलग लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक बार तीनों सुपरस्टार्स के रिटायर होने से पहले शील्ड हमको दोबारा से देखने को मिलेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का हर बार का रहता है। जो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ज़्यादा आइकॉनिक या फिर लेजेंडरी होती है, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से बनाने की, रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। तो मेरा पर्सनली इसके ऊपर ये थॉट है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे सेथ रॉलिन्स के ये थोड़े से निराश कर देने वाले कमेंट के ऊपर? मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और भाई साहब, डब्ल्यूडब्ल्यूई बन चुकी है टीवी 14। कैसे? समर स्लैम जो कि पीकॉक के ऊपर आएगा। ऑब्वियसली यूएसए के अंदर पीकॉक के पास जो है इसके राइट्स हैं। उन्होंने जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेटवर्क जो है, आपको पता है, ये पूरा आ गया था उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो पीकॉक लिस्टेड कर रही है कि रेटिंग क्या है इस वाले शो की, वो टीवी 14 है। तो इससे हमको क्लियरली पता लग रहा है कि वो जो हमको बातें सुनने को मिली अभी रिसेंटली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी 14 के अंदर चेंज हो रही है, वो कोई भी झूठ नहीं है, बल्कि उस चीज़ में भी टाइम लग रहा है। मंडे नाइट रॉ अभी से टीवी 14 नहीं हुई। लेकिन अगर हम बात करें प्रीमियम लाइव इवेंट की, तो समर स्लैम को टीवी 14 वाली रेटिंग मिल चुकी है। यानी कि अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टीवी 14 की रेटिंग के अंदर जो चीज़ें होती हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसा कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करे। अब क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए हमको समर स्लैम का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस, हम लोग बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनको रोमन रेंज के साथ फिर से मैच चाहिए। अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस क्या है गोल्डबर्ग का डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइंड है, नहीं, गोल्डबर्ग स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइंड है, बट उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैचेस हैं वो खत्म हो गए। अब मुझे एक चीज थोड़ी समझ में नहीं आई कि गोल्डबर्ग जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ऑब्वियसली ये देख के करते हैं कि उसमें कितने मैचेस हैं, तो मैचेस सारे निपट गए उनके, लेकिन अभी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो स्टिल साइंड है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। अब पता नहीं ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन गोल्डबर्ग ने ये कहा कि वो स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है। वो सिर्फ एक फोन की घंटी का वेट कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको दोबारा से बुला सकती है। फिर उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंज के बारे में भी कमेंट किया कि देखो, मैं रोमन रेंज के साथ जिस तरीके से मैच चाह रहा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो जिस टाइम पर मैच होना था उस टाइम पर ये हुआ नहीं। आपको पता, कोविड की वजह से जो है इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाद में करवाना पड़ा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा, मैं पिट पिटा के तो आया हूँ रोमन रेंज से, तो जरा अब उसका जवाब भी देना बनता है। तो ऐसे यहाँ पर गोल्डबर्ग रोमन रेंज के बारे में कहना चाह रहे हैं। अब मुझे वैसे लगता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले मैच को फिर से बिल्ड कर सकती है, बट हाँ, कर भी सकती है। अगर सऊदी का शो है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कि वन ऑफ कोई मैच करवा देते हैं, बड़ा मैच जो कि सऊदी के लोगों को खुश कर जाए, वहाँ के प्रिंस को खुश कर जाए, तो फिर शायद उस केस में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बना सकती है। वैसे क्या आप इस मैच को देखना चाहोगे दोबारा से, गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंज वन मोर टाइम या फिर वन लास्ट टाइम करके डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर सकती है? बताना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और वैसे रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में भी गोल्डबर्ग ने कहा, और उन्होंने कहा कि तुम किसकी साइड हो, तो यहाँ पर गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया। वैसे दोनों ही राइवल रह चुके हैं गोल्डबर्ग के, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का नाम लिया कि भैया जब ब्रॉक रिंग में आता है तो फिर वो कुछ कमाल की चीज़ें ही करता है, काफ़ी तोड़ फोड़ वाली चीज़ें करता है। तो ये कह के उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया है ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ पर गोल्डबर्ग के हिसाब से ब्रॉक लेसनर जीत रहे हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। देखते हैं क्या होता है समर स्लैम के इस मैच में। तो समर स्लैम के अंदर जो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच हो रहा है, जब इसके मेन इवेंट के अंदर ब्रॉक लेसनर कंपीट करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो ये ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में 9वीं बार मेन इवेंट होगा। आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो, उन्होंने पहले 2002 में किया, 2012, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20, 21 रह गया, और अब 22 वाला। तो ये द मोस्ट ऑफ एनी सुपरस्टार इन प्रीमियम लाइव इवेंट हिस्ट्री, यानी कि इससे पहले समर स्लैम को इतनी बार किसी ने मेन इवेंट नहीं किया। तो ये अपने आप में ब्रॉक लेसनर का एक बड़ा ही खास और बढ़िया रिकॉर्ड होने वाला है।
और कह सकते हैं कि अब समर स्लैम ब्रॉक लेसनर के बिना खाली नहीं जाना चाहिए, हर बार ही WWE को उनको लाना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो भैया एज के बारे में हमको चीज़ पता लगी है और ये मेरे लिए थोड़ी सी वियर्ड है कि एज अपने किसी नए गिमिक के साथ नहीं आ रहे, वो बल्कि अपने रेटेड आर सुपरस्टार वाले गिमिक के साथ ही आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर रिपोर्ट्स का कहना है। और जजमेंट डे से एज का जाने का रीज़न ये था कि उनके अकॉर्डिंग जजमेंट डे की बुकिंग नहीं होने वाली थी, थोड़ी स्पूकी चीज़ें हो रही थी। वो चीज़ें कुछ ऐसी थी जो कि एज को खास पसंद नहीं आ रही थी। शायद वो थोड़ा सा जादूगर जैसा सीन मैं कह सकता हूँ सिंपल भाषा में अगर आपको। हालांकि वो चीज़ तो अब भी जजमेंट डे के साथ नहीं हो रही, लेकिन फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आज के अभी जो प्रोमोज हमको देखने को मिल रहे हैं वो भी तो थोड़े मिस्टीरियस टाइप के हैं। तो फिर उस प्रोमो के हिसाब से कैसे रेटेड आर सुपरस्टार वाला गिमिक एज लेके आएंगे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी बहुत सारे लोग तो स्टिल यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं फील्ड की, फील्ड का भी यहाँ पर कोई कनेक्शन है। हालांकि अभी तक मुझे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ लग नहीं रही जिससे मैं कह सकूँ कि इसका कोई फील्ड से भी लेना देना है। स्पेकुलेशन डेफिनेटली चल रही है और कई बार स्पेकुलेशन ट्रू भी हो जाती हैं, बट फिलहाल एज का जो है सीन वो रेटेड आर वाला ही होने वाला है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स समर स्लैम से पहले का जो गो होम एडिशन है, यानी कि 25 तारीख को जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, यहाँ पर एज के आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि WWE ऐसा प्लान करती है। अगर प्लान्स चेंज नहीं होते तो फिर नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में आपको देखने को मिल सकता है एज का रिटर्न। कोडी रोड्स भले ही अभी WWE से गायब है, लेकिन जो अभी अवार्ड हुए थे ESPYS के WWE मूवमेंट ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वो कोडी रोड्स को मिला हुआ है उनकी रेसलमेनिया में रिटर्न को लेके। तो ये आते ही कोडी रोड्स की छा जाने वाली बात है WWE के अंदर, क्योंकि मतलब बड़ी बात है यार, बाहर से सुपरस्टार आया है वो भी इतने टाइम के बाद WWE से, और बाहर नाम बना के फिर वो आया और वो इस अवार्ड को जीता जो कि मूवमेंट ऑफ द ईयर है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है उनके लिए। और अब जब वो वापस भी आएंगे तो मेरे ख्याल से एक और मूवमेंट वो क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि फैंस काफ़ी ज़्यादा उनके रिटर्न को लेकर ऐसे एक्साइटमेंट में हैं कि जब वो आएंगे एंड उनकी बुकिंग कैसी होती है तब वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा देखने के लिए। बाकी बात करते हैं अभी WWE के अराउंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, और जितनी ये इंटरेस्टिंग है इसका जो आउटकम है वो शायद उतना ही अजीब है। तो सीन क्या है देखो, आपको बता थियरी के पास में जो है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच है समर स्लैम के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बहुत सारे क्लेम्स वो कर रहे हैं कि वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इसको ठोक देंगे उसको ठोक देंगे, लेकिन गाइस एंड्रू ज़ेरियन के अकॉर्डिंग उनका जो मनी इन द बैंक का कैश इन है वो फेल होने वाला है। कोई चांस ही नहीं है कि वो जो है अपने कैश इन को सक्सेसफुल करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जीतेंगे। उसके पीछे रीजन भी है। उनका कहना यह है कि जब मनी इन द बैंक वो हारेंगे तो आपको सेम नाइट पर ये भी देखने को मिलेगा कि उनका यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जो मैच है वो उनके फेवर में जाएगा, यानी कि फिर से जो चैंपियनशिप है उसको वो रीगेन कर लेंगे। लेकिन जब वो कैश इन करने जाएंगे तो वो चीज़ फेल होगी, क्योंकि ये चीज़ WWE करने ही नहीं वाली थी कभी भी थियरी के साथ में। उनको सिर्फ ब्रीफकेस थमाना था, एक तरह से कह सकते हैं उनको हाइप देनी थी, और उसके बाद उनका जो कैश है उसको ऐसे फेल कर दिया और उसके बाद बस थियरी अपने अलग काम में लग गए। इससे एक हाइप जरूर मिल गई उनको। अब इसमें कोडी रोड्स का भी एक फैक्टर आ रहा है कि शायद WWE कोडी रोड्स को भी जिता सकती थी ये। अब क्योंकि कोडी रोड्स है नहीं तो WWE को मनी इन द बैंक का कुछ ना कुछ करना था, तो फिर शायद हो सकता है इस वजह से उन्होंने ये वाला डिसीजन लिया कि चलो थियरी के हाथ में इसको थमा देते हैं, बंदे को थोड़ी ऐसे हाइप वगैरह भी मिल जाएगी, फैंस के बीच में थोड़ा सा इसका नाम हो जाएगा, और उसके बाद जो है कैश इन तो वैसे भी फेल होगा क्योंकि WWE रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के सामने किसी भी कीमत पे थियरी को कैश इन उनका सक्सेसफुल करवा के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं दे सकती, क्योंकि अभी ये थियरी के लिए वो सही टाइम नहीं है कि वो कंपनी की दो चैंपियनशिप को होल्ड करके चले। दो क्या मतलब, अभी तो एक की ही बात करेंगे हम पहले, लेकिन यहाँ पे तो दो की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको जो सीन है एंड्रू ज़ेरियन के अकॉर्डिंग वो देखने को मिलेगा कि कैश इन सक्सेसफुल नहीं होने वाला। अब इमेजिन करो वो सीन की रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर जो भी विनर निकलता है उसके ऊपर फिर आके वो कैश इन कर रहे हैं और अपना पोपट करवा रहे हैं थियरी, और उस समय क्राउड का क्या रिएक्शन होता है। जितने मजे इस समय थियरी लेते हैं क्राउड से, उनको चिढ़ा गए, शायद उन सारी चीज़ों का बदला एक चुटकी में निकल जाएगा जब कैश इन उनका फेल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आउटकम होता है समर स्लैम का, लेकिन मज़ा आने वाला है समर स्लैम के एंडिंग में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर मैच में स्पेशली। बाकी अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।